देखो, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हो तो एक बात आप समझो, सारे मटेरियल्स जब पहली बार बनाए जाते हैं तो या तो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं या बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट। एंड हीट ट्रीटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो इन सॉफ्ट मेटल्स को या फिर हार्ड मेटल्स को इनकी सुपर पावर देता है। वो सुपर पावर किसी तरह के भी हो। इस प्रोसेस में मटेरियल की सुपर पावर को बढ़ाने के लिए मटेरियल को बेसिकली सिर्फ गर्म एंड ठंडा किया जाता है, बट अलग अलग टाइम एंड तरीके से, और इतनी ही चीज उनकी सारी प्रॉपर्टीज को बदल देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शेफ एक खाने को अलग अलग तरह से पकाकर उसका स्वाद चेंज कर सकता है, उसी तरह से हमारी मेटलर्जी काम करती है। आपकी गाड़ी के इंजन के पार्ट से लेकर बड़े बड़े एरोप्लेन्स के लैंडिंग गियर्स तक सबको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी देने के लिए हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि वो सालों साल बिना घिसे या बिना टूटे चल सके। कई बार मेटल अपनी रॉ स्टेट में इतना हार्ड होता है कि उसमें मशीनिंग करना लगभग नामुमकिन होता है, तो उसे हीट ट्रीट करके सॉफ्ट बनाया जाता है। कई बार मटेरियल इतना सॉफ्ट होता है कि थोड़ा सा कुछ लगा वहीं पे घिस गया, उसे हीट ट्रीटमेंट से हार्ड किया जाता है। इसीलिए किसी भी मटेरियल को काटने से पहले जानना बहुत जरूरी होता है कि क्या वो मटेरियल हीट ट्रीटमेंट से गुजरा है या नहीं, और अगर गुजरा है तो वो कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस था। हर एक मशीनिस्ट को इसके बारे में पता होना ही चाहिए। अगर उनको इसके बारे में नहीं पता तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं मशीनिंग में वो फंसेंगे ही फंसेंगे, ये गारंटेड है। इसलिए आज हम बात करेंगे दुनिया के टॉप 9 हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के बारे में। हम जानेंगे कि ये क्यों किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, ये प्रोसेस करने के बाद मटेरियल की मशीनेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है, क्या उसे मशीन करना डिफिकल्ट हो जाता है, आसान हो जाता है, या वैसे का वैसा ही रहता है। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। इन प्रोसेसेस की लिस्ट में नंबर 1 पे आता है अनीलिंग प्रोसेस। अनीलिंग का सबसे बड़ा और मेन मकसद मेटल को उसकी सबसे सॉफ्ट एंड स्ट्रेस फ्री स्टेट में लाना है। इसके 3 खास फायदे हैं। पहले ये मेटल की मशीनेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। सॉफ्ट करेंगे तो मशीनेबिलिटी आसान हो जाएगी ना, यानी उस पर कटिंग टूल से काम करना जैसे ड्रिलिंग या मिलिंग, ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाती है। दूसरा, ये उसकी डक्टिलिटी यानी मेटल की बिना टूटे खींचने की क्षमता को बढ़ाता है। आप उसको खींच के वायर्स बना सकते हो, शीट्स बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। तो इससे मेटल को आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है दूसरी फॉर्म में। और तीसरा, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जैसे कि वेल्डिंग या फिर हैवी मशीनिंग के दौरान पैदा हुए इंटरनल स्ट्रेस को पूरी तरह से हटा देता है, जिससे पार्ट आगे जाकर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता और उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अनीलिंग का प्रोसेस 3 स्टेजेस में होता है: रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ। आसान भाषा में समझे तो मेटल, खासकर स्टील को उसके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर तक गर्म किया जाता है। अगर नहीं समझ आती है कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है तो इतना समझ लो कि उसे गर्म किया जाता है बहुत ज्यादा। इस टेम्परेचर पर उसके अंदर का स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल जाता है। किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज कुछ देर के लिए बदल जाती हैं, फिर उसे कुछ देर तक उसी टेम्परेचर पर रखा जाता है। इसको कहते हैं सोकिंग, ताकि हीट पूरे पार्ट में अंदर तक फैल जाए। अब उसके बाद इस प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट और डिफाइनिंग स्टेप इसका कूलिंग का तरीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग प्रोसेस के कूलिंग के तरीके अलग अलग होते हैं। बस मेटल को फर्नेस के अंदर बंद करके फर्नेस के साथ ही बहुत धीरे धीरे कई घंटों तक ठंडा होने दिया जाता है, और यही एक्सट्रीम स्लो कूलिंग मेटल के इंटरनल ग्रेन्स को आराम से ग्रो करने और स्ट्रेस फ्री कोर्स स्ट्रक्चर बनाने का टाइम देती है, जो उसे मैक्सिमम सॉफ्टनेस प्रदान करती है। वाओ, प्रदान शब्द काफी अच्छा है ना, प्योर हिंदी। ये प्रोसेस सिर्फ फेरस मेटल जैसे कि स्टील और कास्ट आयरन पर ही नहीं, बल्कि नॉन फेरस मेटल्स जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया एंड ब्रास पर भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल। और इस प्रोसेस का यूज हर एक कंपोनेंट पे किया जाता है जिसे आगे एक्सटेंसिव मशीनिंग या फिर कोल्ड वर्किंग की जरूरत हो, जैसे कि ऑटोमोटिव बॉडी पैनल्स के लिए शीट मेटल उन्हें बैंड होना है ना, तो उसके लिए उन्हें सॉफ्ट होना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए कॉपर वायर बननी है, उससे खींच खींच के सॉफ्ट होना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स मशीन्स पार्ट के लिए स्टील ब्लॉक्स। मशीनेबिलिटी के लिहाज से अनीलिंग सबसे बेहतरीन प्रोसेस माना जाता है। ये मेटल को इतना नरम कर देता है कि कटिंग टूल बटर की तरह काटते हैं मटेरियल को बहुत आसानी से। नंबर 2 पे आता है नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। नॉर्मलाइजिंग का मेन मकसद मेटल के अंदर के ग्रेन स्ट्रक्चर को यूनिफॉर्म एंड छोटा बनाना है। जब भी स्टील को फोर्ज यानी कि गर्म करके पीटा जाता है या फिर कास्ट यानी कि पिघलाकर सांचे में डाला जाता है, तो उसके अंदर के ग्रेन्स का साइज बड़ा और नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। मटेरियल की जो है वो मजबूती कम हो जाती है, पता नहीं चलेगा कब टूट जाएगा ये। तो ये बेसिकली मटेरियल को कमजोर बना देता है। नॉर्मलाइजिंग इस स्ट्रक्चर को रिफाइन करके मेटल की स्ट्रेंथ एंड टफनेस को बढ़ाता है। प्रोसेस की बात करें तो ये प्रोसेस शुरू में अनीलिंग जैसा ही लगता है। स्टील को उसके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा गर्म किया जाता है, आमतौर पर अनीलिंग से भी 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। उसके बाद सोकिंग करते हैं, जैसे मैंने बताया उसी टेम्परेचर पे रखेंगे। असली फर्क कूलिंग के तरीके में आता है। फर्नेस में धीरे धीरे ठंडा करने के बजाय पार्ट को फर्नेस से बाहर निकालकर शांत एंड नॉर्मल हवा में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसी मॉडरेट कूलिंग रेट की वजह से
मेटल के अंदर फाइन एंड यूनिफॉर्म ग्रेन्स बनते हैं। देखो जैसे ठंडा करने का तरीका बदल दिया, प्रॉपर्टीज चेंज हो गई मटेरियल की और प्रोसेस का नाम भी बदल गया, नॉर्मलाइजिंग। ये प्रोसेस आमतौर पर मीडियम कार्बन और अलॉय स्टील के फोर्ज्ड एंड कास्ट कंपोनेंट पे किया जाता है, जिन्हें आगे जाकर हैवी लोड या फिर इंपैक्ट झेलना होता है। अगर एग्जांपल की बात करें कि किन तरह के कंपोनेंट पे नॉर्मलाइजिंग होती है, तो वो है रेलवे व्हील्स, ट्रेन के एक्सेल्स, हैवी ड्यूटी गियर्स और शाफ्ट्स। इन सब पे एनीलिंग की जाती है। इन सभी पार्ट्स को अच्छी टफनेस की जरूरत होती है ताकि वो अचानक लगने वाले झटकों से क्रैक ना हो जाए। सीएनसी मशीनिस्ट हैं तो बातें हैं मशीनिंग पे। नॉर्मलाइजिंग भी मशीनेबिलिटी को काफी हद तक इंप्रूव करता है, खासकर लो कार्बन स्टील्स में, क्योंकि नॉर्मलाइज स्टील अनील्ड स्टील से थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए इसकी मशीनिंग में बिल्ट अप एजेस की समस्या कम हो जाती है, चिप्स आसानी से टूट जाती हैं, जबकि अनील करे हुए मटेरियल में चिप्स जो है वो इंसर्ट पे चिपकते रहते हैं। तो नॉर्मलाइजिंग में वो प्रॉब्लम भी खत्म होगी, मशीनिस्ट हैप्पी, सीएनसी मशीन हैप्पी, टूल्स हैप्पी। अब नंबर 3 पे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि चाहे हार्डनिंग से पहले या हार्डनिंग के बाद हमें किसी भी कंपोनेंट को मशीन करना ही पड़ता है उसे उसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी पे लाने के लिए। इसलिए सीएनसी मशीन का रोल बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप भी सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो एंड इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, तो इन फंडामेंटल्स को यानी कि सीएनसी मशीन के फंडामेंटल्स को सीखने के लिए आपके लिए मैं लेके आया हूं सीएनसी टर्निंग का मेरा पहला ऑनलाइन कोर्स, जो आपको मेरी वेबसाइट mactaveda.com पे मिल जाएगा। जबरदस्त कोर्स है ये, मैं नहीं मेरे स्टूडेंट कहते हैं। 100 से ज्यादा लोग ये कोर्स खरीद चुके हैं। ये एक फुल फ्लैज ऑनलाइन कोर्स है उनके लिए जो सीएनसी टर्निंग को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता, आता ही नहीं सीएनसी सामने क्या चल रहा है, उनको कुछ नहीं पता, उनको एडवांस लेवल तक पहुंचाने की गारंटी मैं इस कोर्स में देता हूं। इसमें आपको बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की चीजें सिखाऊंगा विद सिमुलेटर। ये कोर्स प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आता है, इसलिए टाइम का कोई झंझट नहीं है, कभी भी लो, दिन में, रात में, दोपहर में, जब आपका दिल करे। वैसे इस कोर्स का प्राइस ऑलरेडी बहुत कम रखा गया, 2799 रुपए, लेकिन उस पर भी ऑफ चलते रहते हैं। अगर आप अभी मेरी वेबसाइट mactaveda.com पे जाके ये कोर्स खरीदते हैं तो आप इसे और कम प्राइस में खरीद सकते हैं, और इससे सस्ता टर्निंग का पूरा ऑनलाइन कोर्स पूरे इंटरनेट पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। अगर मिलता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अभी मेरी वेबसाइट पे जाकर कोर्स चेकआउट जरूर करें। आप कोर्स खरीदने से पहले कोर्स का पूरा क्लास वाइज सिलेबस देख सकते हैं, और वो सारा सिलेबस देखने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आपको कोई और क्वेरी है सेम नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। So let's get back to the topic again. नंबर 3 पे आता है क्वेंचिंग यानी कि हार्डनिंग प्रोसेस। ये काफी ज्यादा होता है, कंपोनेंट्स पे, मटेरियल्स पे, इसको जानना। हार्डनिंग प्रोसेस का एक सीधा सा मकसद है स्टील की हार्डनेस एंड वेयर रेजिस्टेंस, यानी घिसने से बचने की क्षमता को उसकी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचा। इस प्रोसेस से स्टील इतना हार्ड हो जाता है कि वो दूसरे मेटल्स को भी काट सकता है। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल कटिंग टूल्स, इंडस्ट्रियल गियर्स और बैरिंग जैसे हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस में किया जाता है, जहां लगातार फ्रिक्शन एंड प्रेशर होता है। इसको करते कैसे हैं? इस प्रोसेस में मीडियम या हाई कार्बन स्टील को इसके हार्डनिंग टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, जो कि एक डिफाइंड टेम्परेचर होता है हर एक मटेरियल का, जिससे उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पूरी तरह ऑस्टेनाइट में बदल जाते हैं। सही से सोक करने के बाद, यानी कि उसी टेम्परेचर पे छोड़ने के बाद, उसे बहुत ही तेजी से ठंडा कर दिया जाता है। इस एक्सट्रीमली फास्ट कूलिंग के प्रोसेस को क्वेंचिंग कहते हैं। ये नाम याद कर लो, बहुत काम आएगा, क्वेंचिंग। तो क्वेंचिंग के लिए गर्म पार्ट को सीधे पानी, तेल या नमक वाले पानी में डुबो दिया जाता है। इतनी तेजी से ठंडा होने की वजह से स्टील के अंदर के कार्बन एटम्स को अपनी जगह से हिलने का मौका ही नहीं मिलता, और वो अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं, और इसी चीज की वजह से एक बहुत ही हार्ड, स्ट्रेस्ड एंड ब्रिटल स्ट्रक्चर बनता है, जिसे मार्टेनसाइट कहते हैं, और वही मटेरियल को हार्ड बनाता है। ये प्रोसेस सिर्फ उन्हीं मटेरियल्स पे काम करता है जिनमें आमतौर पर 0.3% से ज्यादा कार्बन हो, यानी मीडियम और हाई कार्बन स्टील्स, और कुछ अलॉय स्टील्स भी। लो कार्बन स्टील इस तरह से हार्ड नहीं होता। इसका इस्तेमाल हमारे रोजमर्रा की चीजें जैसे किचन नाइफ्स से लेकर इंडस्ट्रियल मशीनरी के कटिंग टूल्स, गियर्स, शाफ्ट्स और बॉल बैरिंग्स तक में होता है। मशीनिबिलिटी की बात करें तो हार्डनेस के बाद स्टील की मशीनिबिलिटी लगभग खत्म हो जाती है। बड़ी दिक्कत है काटने में हार्डनिंग के बाद। मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर इतना हार्ड होता है कि नॉर्मल कटिंग टूल्स जो खुद हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं उसे काट नहीं पाते। इसलिए हार्डन स्टील पर आमतौर पर सिर्फ ग्राइंडिंग जैसे स्पेशल एब्रेसिव प्रोसेस से ही काम किया जा सकता है, जिसमें मटेरियल को काटने के बजाय धीरे धीरे घिसाया जाता है। और अगर कभी फजी में हार्डन स्टील पर मशीनिंग करनी ही पड़े तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग और महंगा काम होता है। इसके लिए बहुत ही स्पेशल और महंगे कटिंग टूल्स जैसे कि CBN या फिर सेरामिक इंसर्ट्स इस्तेमाल होते हैं। डैम एक्सपेंसिव होते हैं। लिस्ट नंबर 4 पे आता है टेम्परिंग प्रोसेस। अब ये प्रोसेस जो है ना, ये सपोर्टिंग प्रोसेस है, मतलब कि टेम्परिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा हार्डनिंग यानी कि क्वेंचिंग के बाद किया जाता है। ये अकेला कभी नहीं होता। जैसे कि हमने देखा, क्वेंचिंग से स्टील सुपर हार्ड तो हो जाता है, लेकिन वो कांच की तरह ब्रिटल भी हो जाता है, यानी कि उसके अंदर इतना ज्यादा इंटरनल स्ट्रेस पैदा हो जाता है कि एक छोटा सा झटका या फिर इंपैक्ट भी उसे तोड़ सकता है। तो अगर इतना ब्रिटल मटेरियल है तो वो बेसिकली कहीं पे यूज नहीं होता और एकदम बेकार बन जाता है। लेकिन टेम्परिंग का काम इसी एक्स्ट्रा हार्डनेस को थोड़ा सा कम करके उसकी ब्रिटलनेस को दूर करना और उसकी जगह टफनेस को बढ़ाना होता है। टफनेस का मतलब है कि
एकदम से टूटे ना, थोड़ी सी जान रहे उसमें। तो ये एक तरह का कॉम्प्रोमाइज है जहां हम थोड़ी सी हार्डनेस कुर्बान करके बदले में बहुत जरूरी टफनेस हासिल कर लेते हैं। कुर्बान कुर्बान कुर्बान, बड़े जबरदस्त शब्द आ रहे हैं दिमाग में। इस प्रोसेस में हार्डन पार्ट को दोबारा गर्म किया जाता है एक बार, लेकिन इस बार क्रिटिकल टेम्परेचर से काफी नीचे के टेम्परेचर पर। क्रिटिकल पे कर दिया तो फिर से हार्डनिंग प्रोसेस हो जाएगा। टेम्परिंग का टेम्परेचर इस बात पे डिपेंड करता है कि हमें फाइनल प्रोडक्ट में कितनी हार्डनेस और कितनी टफनेस चाहिए। देखो, सिर्फ गर्म ठंडे से ही हम पूरी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं मटेरियल की। जितना ज्यादा टेम्परिंग टेम्परेचर होगा उतनी ही कम हार्डनेस बचेगी और उतनी ही ज्यादा टफनेस बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक कटिंग टूल को कम टेम्परेचर पर टेम्पर किया जाता है ताकि उसकी हार्डनेस ज्यादा बनी रहे, जबकि एक स्प्रिंग के मटेरियल को ज्यादा टेम्परेचर पर टेम्पर किया जाता है ताकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और टफनेस ज्यादा हो। कुछ देर इस टेम्परेचर पर रखने के बाद पार्ट को हवा में आराम से ठंडा होने दिया जाता है। ये प्रोसेस हर उस पार्ट पर किया जाता है जिसे क्वेंचिंग से हार्डन किया हो। बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेंच करने के बाद पार्ट चलाते रहो, पार्ट तोड़ते रहो, लोहा भी ऐसे टूटेगा जैसे कोयला टूट रहा है। इसके बिना हार्डन पार्ट यूज करने लायक नहीं होते बिल्कुल भी। इसके एग्जांपल्स हैं स्प्रिंग्स, स्क्रू ड्राइवर्स, चीजल्स, रेंचेस, इंजन के शाफ्ट्स और ज्यादातर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जिनको स्ट्रेंथ और टफनेस दोनों की जरूरत होती है, वहां पे टेम्परिंग होती ही होती है। टेम्परिंग से हार्डनेस थोड़ी कम हो जाती है जिससे मशीनेबिलिटी थोड़ी आसान हो सकती है, बहुत ज्यादा नहीं। कहने का मतलब अभी भी मशीन पे इसे काटना लगभग नामुमकिन है, इसलिए टेम्पर्ड पार्ट्स पर आमतौर पर फाइनल फिनिशिंग के लिए ग्राइंडिंग ही होती है। लिस्ट में नंबर 5 पे आता है केस हार्डनिंग प्रोसेस, जिसे कार्बोराइजिंग भी कहते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है। केस हार्डनिंग एक बहुत ही स्मार्ट हीट ट्रीटमेंट टेक्निक है जिसका मकसद एक ऐसे पार्ट को बनाना है जिसका सरफेस यानी कि केस ऊपर का बहुत हार्ड और वेयर रेजिस्टेंट हो, लेकिन जिसका अंदर का हिस्सा यानी कि अंदर से वो सॉफ्ट हो और टफ बना रहे। बाहर से कुछ मारे तो चलेगा मटेरियल, लेकिन पूरा हार्ड नहीं चाहिए, अंदर से सॉफ्ट चाहिए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गाड़ियों के गियर्स। गियर्स के दांत आपस में लगातार रगड़ते रहते हैं, इसलिए उनका सरफेस हार्ड होना चाहिए, लेकिन गियर को इंजन से मिलने वाले झटकों को सहने के लिए उनके अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, टफ होना चाहिए। जितना सॉफ्ट होगा मटेरियल, झटका लगने से टूटेगा नहीं, हल्का सा बैंड होकर फिर वहीं आ जाएगा, हार्ड टूट जाएगा। अब केस हार्डनिंग को करने का जो मेथड है उसे कार्बोराइजिंग कहते हैं, जो सिर्फ स्लो कार्बन स्टील पर किया जाता है। इसका प्रोसेस में आमतौर पर 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है कार्बोराइजिंग, जिसमें लो कार्बन स्टील पार्ट को एक कार्बन से भरपूर एनवायरनमेंट में 900 से 950 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इस हाई टेम्परेचर पर कार्बन के एटम स्टील के सरफेस में अंदर तक घुस जाते हैं, क्योंकि आसपास कार्बन ही कार्बन छोड़ दिया और ऊपर से मटेरियल गर्म कर दिया। अब इससे होता क्या है, पार्ट का सरफेस तो हाई कार्बन स्टील में बदल जाता है, जबकि अंदर का कोर लो कार्बन स्टील ही रहता है। वहां तक हमने पहुंचने ही नहीं दिया हाई कार्बन स्टील। दूसरा स्टेप है हार्डनिंग, जिसमें कार्बोराइजिंग के बाद पार्ट को तुरंत क्वेंच कर दिया जाता है। और क्वेंच क्या करता है, एकदम से हार्ड, क्योंकि अब सिर्फ सरफेस ही हाई कार्बन है, इसलिए क्वेंचिंग से सिर्फ सरफेस ही हार्ड होता है, कोर नरम ही रहता है, अंदर का हिस्सा नरम ही रहता है। तीसरा और आखिरी स्टेप है टेम्परिंग। टेम्परिंग करनी पड़ती है इसमें, जिसमें क्वेंचिंग से सरफेस में आए स्ट्रेस और ब्रिटलनेस को कम करने के लिए एक लो टेम्परेचर टेम्परिंग की जाती है। इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन गियर्स, बेयरिंग्स, पिस्टन पिन्स, कैमशाफ्ट्स और इंडस्ट्रियल चेन्स बनाने में किया जाता है। ऊपर से हार्ड कर दो, अंदर से टफ रहना चाहिए। मशीनिंग की बात करें तो पार्ट का सरफेस इतना हार्ड हो जाता है कि उस पर नॉर्मल मशीनिंग लगभग इम्पॉसिबल है, भाई नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए फिनिशिंग के लिए सिर्फ ग्राइंडिंग ही की जाती है। तो मशीनिस्ट के लिए सजेशन ये है कि सारी जरूरी मशीनिंग जैसे टर्निंग, मिलिंग, ड्रिलिंग हमेशा कार्बोराइजिंग से पहले ही कंप्लीट कर लो। अगर हीट ट्रीटमेंट के बाद थोड़ी बहुत फिनिशिंग की जरूरत पड़े तो ग्राइंडिंग ही इस्तेमाल करो, मशीनिंग करना बड़ा मुश्किल। लिस्ट पे नंबर 7 पे आता है इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस। बड़ा जबरदस्त है यार, और इसे जब हम देखते हैं ना तो यकीन नहीं होता कभी कभी, तो यार इतनी जल्दी गर्म कैसे हो रहा है, ठंडा कैसे हो रहा है। इंडक्शन हार्डनिंग सरफेस हार्डनिंग का एक मॉडर्न तरीका है। इसका मेन मकसद पूरे पार्ट को हार्ड करने के बजाय सिर्फ कुछ जरूरी हिस्सों को हार्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक शाफ्ट पर जहां बैरिंग फिट होता है सिर्फ उसी एरिया को हार्ड किया जाता है, बाकी सारी शाफ्ट जितनी भी है वो सॉफ्ट ही रहेगी और उसमें जान भी रहेगी और टफ भी रहेगी। यानी कि कुछ कुछ हिस्सा हार्ड करने के लिए ये प्रोसेस यूज होता है। उसमें होता क्या, टाइम भी बचता है, सारा हार्ड नहीं कर रहे, एनर्जी भी बचती है और पैसा तो बचता ही है ना। और जहां पैसा बच गया वो प्रोसेस कंपनी तभी ले लेती है। इस प्रोसेस में पार्ट के जिस हिस्से को हार्ड करना होता है उसे एक स्पेशल डिजाइन वाटर कूल्ड कॉपर कॉइल के पास या अंदर रखा जाता है। अब उससे क्या होता है, इस कॉइल में हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट पास किया जाता है, जिससे एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। यह फील्ड पार्ट के सरफेस में एडी करंट पैदा करती है। उससे क्या होगा, इससे सरफेस बहुत तेजी से, आमतौर पर कुछ ही सेकंड में अपने हार्डनिंग टेम्परेचर तक गर्म हो जाता है। फर्नेस में डालोगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसमें इतनी जल्दी गर्म होता है जिसकी कोई हद नहीं। मैंने खुद देखा है, अभी ठंडा मटेरियल डाला और अभी लाल हो गया। यानी गर्म करने का तरीका बहुत फास्ट है। जैसे ही सरफेस लाल हो जाता है, करंट बंद कर दिया जाता है और उसी जगह पर पानी या पॉलीमर का स्प्रे करके उसे तुरंत क्वेंच कर दिया जाता है। क्वेंच करने से हो गया वो हार्ड। ये पूरा प्रोसेस बेसिकली ऑटोमेटेड ही होता है और ये बहुत कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है। यानी कि जितनी हार्डनेस एक पार्ट में बनी है,
हजारों पार्ट में सेम हार्डनेस आएगी। ये मीडियम से हाई कार्बन स्टील और कास्ट आयरन पर बहुत अच्छा काम करता है। इसका इस्तेमाल उन पार्ट्स पर होता है जिनकी ज्योमेट्री आमतौर पर सिंपल हो, जैसे सिलेंड्रिकल या फिर फ्लैट। सेकेंडली, जिन्हें बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनाना हो। इसके सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मिलने वाले एक्सेल्स, क्रैंकशाफ्ट्स, कैम लोब्स, गियर्स के दांत और मशीन के टूल बेड्स। और क्रैंकशाफ्ट एंड कैम लोब्स तो मैंने बहुत देखे हैं इंडक्शन हार्डन होते हुए। मशीनिंग पे आए तो इसमें भी मशीन फर्स्ट हार्डन लेटर का रूल फॉलो किया जाता है। हार्डन सरफेस पर आगे कोई काम करना अगर आपको पड़ जाए तो आपको ग्राइंडिंग ही करनी पड़ेगी, उसमें मशीनिंग करना लगभग ना के बराबर। नंबर 8 पे आता है फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस। फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस भी इंडक्शन हार्डनिंग की तरह ही एक सेलेक्टिव सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है, यानी कि सिर्फ किसी किसी हिस्से को हार्ड करना। इसका मकसद भी पार्ट के सरफेस को हार्ड और वेयर रेजिस्टेंस बनाना ही है, जबकि कोर टफ और डक्टाइल चाहिए। लेकिन ये प्रोसेस उन बड़े या फिर अजीब शेप वाले पार्ट्स के लिए बेहतरीन और सस्ता ऑप्शन होता है जिनके लिए कस्टम इंडक्शन कॉइल बनाना या तो बहुत मुश्किल है या बहुत ही महंगा पड़ेगा। देखो, इंडक्शन हार्डनिंग में जो कॉइल बनती है ना, वो कंपोनेंट के हिसाब से बनती है। अगर आपके कंपोनेंट डेली चेंज हो रहे हो तो फिर से कॉइल बनाओ, फिर से कॉइल बनाओ। एक कॉइल बनाने के लिए लाखों रुपए लग जाते हैं। तो वहां पे कॉइल से गर्म निकलते सीधा अपना फ्लेम डाली गर्म हो गया। यानी टेढ़ा सा पार्ट है तो इंडक्शन हार्डनिंग मशीन पे नहीं लगाया जा सकता। इस प्रोसेस में एक हाई टेम्परेचर फ्लेम को सीधा पार्ट के सरफेस पर लगाया जाता है। सरफेस को तेजी से हार्डनिंग टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। जैसे ही सही टेम्परेचर मिल जाता है, फ्लेम को आगे बढ़ा दिया जाता है और पीछे से उसी टाइम वाटर स्प्रे से उस गर्म हिस्से को क्वेंच कर दिया जाता है। सीधी सी बात। ये प्रोसेस आमतौर पर मैनुअल कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इसमें ऑपरेटर की स्किल और एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। इसका यूज बड़े गेयर्स के दांतों, बड़ी मशीन्स के गाइडवेज, क्रेन, व्हील्स और दूसरे बड़े फ्लैट या फिर सिलेंड्रिकल सर्फेसेस को हार्ड करने के लिए बहुत ज्यादा होता है, ज्यादातर बड़े पार्ट्स में। एंड मशीनेबिलिटी के मामले में सेम चीज, एक बार हार्ड कर दिया फिर मशीनिंग करना तो भाई भूल ही जाओ। फाइनली नंबर 9 पे आता है प्रेसिपिटेशन या एज हार्डनिंग प्रोसेस। अब ये है थोड़ा सा अलग मामला। ये प्रोसेस आम कार्बन स्टील के हार्डनिंग प्रोसेस से बिल्कुल अलग है। ये खास तौर पर उन नॉन फेरस अलॉयज जैसे एल्यूमिनियम, निकल और टाइटेनियम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया जाता है, जो नॉर्मल क्वेंचिंग से हार्ड नहीं होते। कुछ मटेरियल है जो नॉर्मल क्वेंचिंग करने से हार्ड नहीं होते, उनके लिए अलग प्रोसेस है। इस प्रोसेस से इन अलॉयज की स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, इतना ज्यादा कि कुछ एल्यूमिनियम अलॉयज स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जबकि उनका वेट जो है वो स्टील से आधा भी नहीं। इस प्रोसेस में भी 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला है सॉल्यूशन ट्रीटमेंट। वही चीज दोबारा, इसमें अलॉयज को बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है ताकि उसमें मौजूद सारे अलॉइंग एलिमेंट्स बेस मेटल में पूरी तरह से घुल जाएं और घुलने के बाद एक सिंगल फेस सॉलिड सॉल्यूशन बन जाए। दूसरा स्टेप है क्वेंचिंग। इस गर्म सॉल्यूशन को बहुत तेजी से ठंडा किया जाता है। इससे घुले हुए एलिमेंट्स को सॉल्यूशन से बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलता और वो बेस मेटल के अंदर ही सुपर सैचुरेटेड यानी जरूरत से ज्यादा मात्रा में ट्रैप हो जाते हैं। अब इस स्टेट में मटेरियल सॉफ्ट और डक्टाइल होता है। तीसरा और आखिरी स्टेप है एजिंग। अब इस सॉफ्ट मटेरियल को दोबारा, लेकिन इस बार बहुत कम टेम्परेचर पर कई घंटों के लिए गर्म किया जाता है और इसी प्रोसेस को एजिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है इसलिए एज बड़ी लगती है। इस दौरान ट्रैप्ड एलिमेंट्स धीरे धीरे बाहर निकलकर मेटल के अंदर बहुत ही छोटे छोटे हार्ड पार्टिकल्स छोड़ देते हैं, जिन्हें प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। यानी लाखों करोड़ों पार्टिकल्स मेटल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को अंदर से लॉक कर देते हैं और इसी से बनता है मटेरियल सुपर स्ट्रॉन्ग। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम अलॉयज, जो यूजुअली एयरक्राफ्ट के विंग्स और बॉडी बनाने में यूज होते हैं, निकल बेस्ड सुपर अलॉयज जो जेट इंजन के टरबाइन ब्लेड्स बनाने में यूज होते हैं, एंड टाइटेनियम अलॉयज में काफी होता है। कुछ स्पेशल स्टेनलेस स्टील्स में भी इस तरीके से हार्डनेस बढ़ाई जाती है, उनको हार्ड किया जाता है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है। अब इस प्रोसेस की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, वो क्या है? इसका मशीनिंग के साथ रिश्ता। देखो, जब सोल्यूशन ट्रीटमेंट एंड क्वेंचिंग 2 प्रोसेस हो जाते हैं तो उसके बाद मटेरियल अपनी सॉफ्ट स्टेट में होता है और उसकी मशीनेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। हालांकि फाइनल स्टेप एजिंग के बाद मटेरियल बहुत स्ट्रांग हो जाता है और बहुत हार्ड हो जाता है और उसके बाद उसको मशीन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए पहले 2 स्टेप के बाद ही सारी मशीनिंग कर लेते हैं मशीनिस्ट और फिर उसको जो है वो एजिंग कर देते हैं उसकी। तो इस तरह से हमें शेप भी मिल जाती है और उसकी हार्डनेस भी। देखा आपने कि एक ही मटेरियल को अलग अलग तरह से गर्म ठंडा करके कैसे उसकी पावर्स को बदला जाता है और ये करना हमारे लिए कितना जरूरी है। थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है समझने के लिए बिगिनर्स के लिए, लेकिन एटलीस्ट उनको आइडिया लगना चाहिए कितने प्रोसेस हैं और उसमें आखिर चलता क्या है। शुरुआत में इतना ही बहुत है, डेप्थ में कभी और चले जाएंगे फिर। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरी वेबसाइट macoveda.com पे जाके मेरा कोर्स जरूर चेकआउट करें और मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी और मैकी टेक के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी हार्डनिंग।